बुर्ज खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर, इसे भी आप जानते ही होंगे। इन सबको सैमसंग ने बनाया है, जो शुरुआत में तो नूडल्स, फिश और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग सैमसंग को उसके मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की वजह से ही जानते हैं, और जब शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट्स में दाखिल हुए तो सबको ऐसा लगा कि अब सैमसंग का हाल भी नोकिया जैसा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमें सैमसंग के रियल साइज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एंड्रॉइड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सैमसंग है, और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, सैमसंग की मदद के बिना एक स्मार्टफोन बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो गूगल का पिक्सल फोन हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अगर आप सोच रहे होंगे कि नूडल्स, फिश और सब्जी बेचने वाली एक कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया, दोस्तों कहानी बड़ी दिलचस्प है। सैमसंग के नाम ढेरों सारी कंट्रोवर्सी और अपने फास्ट एक्सपेंशन के लिए उन्हें कई बार गलत रास्तों से भी होकर गुजरना पड़ा। सब कुछ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। ये है ली ब्यूंग चुल, जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर 28 साल की एज में सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग और पावरफुल को शो करता है और स्टार का मतलब एवरलास्टिंग। और आज भी सैमसंग पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया और आसपास के कुछ कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया, जिसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को साउथ कोरिया और आसपास के कंट्रीज में एक्सपेंड करना शुरू किया। सियोल शहर में उनका हेड ऑफिस था, और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वॉर शुरू हुआ तब तक उनका नाम साउथ कोरिया की टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और दोस्तों इस वॉर से ही सैमसंग की असली कहानी की शुरुआत होती है। वॉर की वजह से उनको अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा, और बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई थी कि सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, लोग खाने पीने की चीजों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए। जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत शुगर रिफाइनरी से की और उसके प्रोडक्ट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर किए, ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल स्टार्ट किया। दोस्तों सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डुबोने से बचा लिया, इसीलिए ली ने इस स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंट स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर गए। आज की डेट में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि ली ब्यूंग चुल साउथ कोरिया के बिजनेसमैन बन गए। फिर साल आया 1968, जब सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में उतरने का फैसला लिया, और एक साल के अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। और अगले ही कुछ सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी भी बन गई, और इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए सैमसंग ने एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे, और फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट करने लगे। आज एप्पल भी अपने फोन में सैमसंग की ही मेमोरी चिप यूज करता है। इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे डिवीजन हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है। उनका एक दूसरा डिवीजन है जो रोड, टनल, ब्रिजेस और काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पर काम करती है।
और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर को भी सैमसंग ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाया था। इसके अलावा साउथ कोरिया का एवरग्रीन लैंड थीम पार्क, कई लग्जरीज होटल्स और ये पूरा टाउन सैमसंग ओन करता है, जिसे सेंट्रल टाउन के नाम से जाना जाता है। आज जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फोन की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझते थे, वो मुश्किल से आइसबर्ग के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ अभी हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र भी नहीं किया। इसमें सैमसंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर एक यंग एंटरप्रेन्योर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में एक्सपेंड करता है। कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में तो यह स्टोरी इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसकी सक्सेस के पीछे की पूरी कहानी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए सक्सेस जर्नी के डार्क साइड को भी समझते हैं। वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते थे और उनके लिए उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन सपोर्ट का तरीका बिल्कुल अनइथिकल था। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे बड़े बिजनेस को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्स में रियायत दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो और देश की इकोनॉमी ग्रो कर सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस को 50% तक रिड्यूस कर दिया और उनको कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जापान और कई देशों को साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचने पर ही बैन लगा दिया और कंज्यूमर्स को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचाए गए, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर से काफी आगे निकलता गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वॉर के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये सब कुछ हो पा रहा था सेंट्रल के फाउंडर ली की वजह से, जो एक स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते थे और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त थे। और इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनीज की तरह शेयरों के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में उनको कभी भी फंड की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी को फायदा पहुंचने लगा, खासकर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफी लोगों को नौकरी मिलने लगी। लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसे जायंट के सामने कैसे टिक सकते थे। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई कि जिस भी नए फील्ड में वो एंटर करते थे उसमें दूसरे बिजनेसेस को तहस नहस करने की ताकत रखते थे, और इस तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने एक कंपनी के ऊपर ही कुछ ज्यादा निर्भर हो गई। सैमसंग साउथ कोरिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी इन्वॉल्व था, और साल 2014 में तो साउथ कोरिया की कुल जीडीपी में से 3% अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन था। एलजी और होंडाई की कहानी भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सैमसंग उसमें सबसे बड़ा है। और पूरे कोरियन बिजनेस एम्पायर को जिस तरह कुछ गिनी चुनी कंपनीज ने कोरिया का बिजनेस अपने हाथ में लिया, उससे ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिलीज के कंट्रोल में चला गया। साल 1987 में ली की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ने उनकी जगह संभाल ली, जिनके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग के गवर्नमेंट से कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ कर दिया। ऐसे ही एक घटना 2008 में हुई, जब ली कुन को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें अपने पद से हटाने के साथ साथ 3 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन अगले साल ही उस समय के प्रेसिडेंट ने उनकी सजा को माफ कर दिया और फिर से वो सैमसंग के चेयरमैन बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे अब सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद भी अपने बेटे ली जियोंग उनको सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के आरोप उनके ऊपर लगे। फिर उनके बेटे ली जियोंग भी रिश्वत देने के दोषी पाए गए, लेकिन किसी भी आरोप पर एक्शन नहीं लिया गया। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना है,
और साउथ कोरिया के ज़्यादातर लोग अब ये मानने लगे हैं कि सैमसंग को अब कोई हरा नहीं सकता और वो सरकारी नियम कानून के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में बताए गए सैमसंग की सक्सेस जर्नी का बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ रहा होगा। सैमसंग की हिस्ट्री में हुए एक इंसिडेंट का जिक्र करना भी काफ़ी ज़रूरी है, जिसने सैमसंग की रेपुटेशन और मार्केट शेयर को हिला कर रख दिया था। ये बात है 2016 की, जब सैमसंग की नोट 7 सीरीज के मोबाइल फोन्स में ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया की मीडिया में फोन एक्सप्लोजन की खबरें हेडलाइन बन गई। यहाँ तक कि एयरलाइंस के अंदर सैमसंग नोट 7 फोन ले जाना बैन हो गया। सैमसंग के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, मार्केट के फोन को भी रिकॉल करना पड़ा, जिस वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान हुआ था। कंपनीज ने उसमें एक्सप्लोजन की वजह मोबाइल की बैटरी को बताया था, लेकिन बाद में ये सच्चाई निकलकर सामने आई कि एप्पल से कंपटीशन करने के लिए एक फीचर सैमसंग में डालना कंपनी की जरूरत बन गया था, जिसे सैमसंग की डिजाइन टीम और इंजीनियर ने जल्दबाजी में तैयार कराया था और बिना प्रोसेस टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल के इस डेंजरस फोन को मार्केट में उतार दिया गया था। हालांकि इन सभी कंट्रोवर्सी और ब्रेड प्रैक्टिसेस के बाद भी सैमसंग सक्सेसफुल होता चला गया। एक के बाद एक लगातार अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट पेश करता रहा, जिससे उसका साइज, रेवेन्यू, उसकी पकड़ बढ़ती गई। पिछले कुछ सालों में सस्ते और रिच फीचर चाइनीज फोन्स ने सैमसंग का मार्केट शेयर कुछ कम तो ज़रूर किया था, लेकिन करंट सेल्स फिगर बताते हैं कि लोगों का प्यार अब इन चाइनीज ब्रांड से कम हो रहा है। एक बार फिर सैमसंग जोरदार बाउंस बैक करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द नई एक वीडियो के साथ।